हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे जाएंगे श्याम वर्णी रामलला। अब जब अयोध्या में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आज यानी कि 30 दिसंबर को नए एयरपोर्ट का और रेलवे ट्रेनों का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो उसके उपलक्ष्य में जो मंदिर में मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा उसके बारे में भी इस न्यूज़ में बताया गया है। देखिए, राम मंदिर का जो मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला रामलला का जो विग्रह है वो श्याम वर्ण का होगा, यानी कि सांवले रंग का होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने मूर्ति चयन के लिए शुक्रवार को एक गुप्त मतदान आयोजित किया था और परिणाम स्वरूप 5 से 10 जनवरी के बीच सार्वजनिक किया जाएगा। यानी जो परिणाम है वो 5 से 10 जनवरी के बीच सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन सूत्रों का इसमें कहना है कि रामलला के जिस विग्रह को ट्रस्ट के अधिकारियों और सदस्यों ने पसंद किया है उसे अरुण योगी राज ने कर्नाटक की श्याम शिला से निर्मित किया है। रामलला की 3 प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं। अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे ने प्रतिमाओं को गढ़ा है। तीनों जो मूर्तियां हैं उनकी अगर ऊंचाइयों की हम बात करें तो तीनों 51 इंच की हैं और इन्हें 8 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया जाएगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि तीनों मूर्तियों में से एक गर्भगृह में स्थापित होगी और शेष जो 2 हैं वो इच्छुक भक्तों को दे दी जाएंगी। लेकिन बाद में ये निर्णय लिया गया कि इन्हीं तीनों ही जो 3 मूर्तियां हैं उन्हें अलग अलग स्थानों पर प्रतिस्थापित किया जाए, स्थापित कर दिया जाए। और शुक्रवार को एक गुप्त मतदान भी हुआ जिसमें ये फैसला आ गया होगा, लेकिन वो सार्वजनिक किया जाएगा 5 से 10 जनवरी के बीच में। मतदान का निर्णय ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के पास सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट ने प्रतिमा निर्माण के लिए 3 कलाकारों का चुनाव कई स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद किया था और ट्रस्ट की प्राथमिकता अगाध आस्था का केंद्र होने की महनीयता से युक्त 5 वर्षीय बालक की निर्दोष ताजगी व्यक्त करती प्रतिमा थी। इससे पहले भी हमने जब ये सब न्यूज़ें डिस्कस करी थी तो बताया था कि जो रामलला की मूर्ति होगी वो 5 साल के बालक की मूर्ति होगी और श्याम रंग की होगी। जिन अरुण योगीराज की प्रतिमा चयनित किए जाने का अनुमान है वह कर्नाटक के मैसूर निवासी प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। उनके पिता को वाडियार घराने के महलों के लिए भी जाना जाता था। दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पीछे 30 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा अनुसार 2022 में अरुण योगी राज द्वारा ही निर्मित की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अवसर होता है किसी के लिए कि आप भगवान की मूर्ति को गढ़िए। तो इनके लिए तो गौरवान्वित क्षण है ही और हमारे लिए भी गौरवान्वित क्षण है ये। अब इसमें और जो बातें मैंने आपको बताई कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है वाल्मीकि एयरपोर्ट का, और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इसे नाम दिया गया है और अयोध्या स्टेशन को अयोध्या धाम नाम से अब जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फिर नीतीश के हाथ में जदयू की कमान। देखिए, कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह का अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश के नाम को इन्होंने ही सुझावित किया है। तो देश की राजनीति है वो हफ्ते भर में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, चर्चाएं की जा रही थी कि इंडिया दल से नीतीश शायद नाराज हैं या जदयू नाराज है, किनारा करना चाहता है। तो इन सभी पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से जो दल है वो संगठित होता दिख रहा है और जो नीतीश कुमार हैं उन्हें जदयू का अध्यक्ष बना दिया गया है ताकि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जदयू की पैठ और बन सके। पार्टी ने संसदीय चुनाव के लिए INDA के घटक दलों के साथ राज्यों के सीटों के तालमेल और प्रत्याशियों के चयन और अन्य सभी नीतिगत मामलों के निर्णय के लिए सर्वसम्मति से नीतीश को अधिकृत किया है। साथ ही कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि पार्टी गठबंधन के साथ है। और वहीं खुद नीतीश ने सीधे कांग्रेस और परोक्ष रूप से गठबंधन नेताओं पर भी निशाना साधा है। बैठक के बाद जदयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं KC त्यागी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बोला कि ललन सिंह ने ही प्रस्ताव दिया था नीतीश कुमार के नाम का और उस पर सबकी मुहर लगी हुई है। विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन कार्य सभी का एक है, भारत को आगे ले जाना और जिस तरीके से भाजपा मनमानी कर रही है उसको रोकना। ये सब सारी बातें उन्होंने बोली हैं। जनवरी से जनगणना के लिए निकलेंगे
नीतीश, इसमें नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो जिस तरीके से जातिगत जनगणना एक मॉडल के तौर पर उभरा है, बिहार का जो ये जनगणना थी जाति आधारित, वो देश के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा है, उसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए, ऐसी भावना लेकर वो इसका प्रचार करेंगे। शुरुआत इसकी हो रही है झारखंड से। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। असम में शांति की दिशा में बढ़े हैं कदम, और ये बहुत आप कह सकते हैं कि पुराना उग्रवाद था जो अब शांत हो गया है लगभग। देखिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ये न्यूज़ है हमारी, तो इसमें बताया गया है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में उल्फा बोला जाता था, ये 3 दशक से अधिक पुराना सशस्त्र संघर्ष खत्म हो गया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा शामिल थे, और उल्फा यानी कि अरविंद राज खोआ गुट के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और इसी के साथ असम स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। अमित शाह ने इसे असम के भविष्य के लिए सुनहरा दिन भी करार दिया है। अमित शाह ने बोला कि उल्फा के 700 सशस्त्र कैडर हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाएंगे, और इससे पहले बोडो, आदिवासी, कार्बी और दिमासा उग्रवादी गुटों के साथ समझौता हो चुका है, जिसमें 7,500 से अधिक लोग मुख्य धारा में लौट चुके हैं। उल्फा से शांति समझौते के बाद कुल 8200 यानी 8,200 सशस्त्र कैडर का हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की बात इसमें बोली जा रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अगर हम अमित शाह की बात करें तो उन्होंने बोला है कि अकेले उल्फा के साथ संघर्ष में 10,000 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें हजारों सुरक्षा बल भी शामिल हैं। शाह ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं, और उनके प्रयासों से पूरे क्षेत्र में शांति और विकास का एक नया मार्ग भी प्रशस्त होता जा रहा है। उन्होंने बोला कि समझौते की शर्तों को 100% लागू करने का भरोसा दिया गया है, और उन्होंने कहा कि पूरे समझौते को लागू किए जाने की केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए विशेष कमेटी भी बनाई जाएगी। शाह ने कहा कि जल्द ही समझौते के अनुरूप असम के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के दौरान असम में आई शांति के कारण 85% इलाकों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अपस्फा हटा लिया गया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। NJAC यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसका गठन 2014 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, जिसको यहाँ पर कोट किया गया है रिटायर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल द्वारा। उन्होंने बोला है कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कभी काम करने का मौका दिया ही नहीं गया। इसमें जो राजनीति है वो राजनीतिक दल जो है वो नाराज हो गए थे। कोलेजियम के कामकाज से भी मनमुटाव उत्पन्न हुआ था। तो 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था। NJAC की जो जिम्मेदारी थी वो न्यायिक नियुक्तियां करने की थी, उसको सौंपा गया था। लेकिन भारत के प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो लोग शामिल थे वो एक तो भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को शामिल किया जाएगा, केंद्रीय कानून मंत्री इसमें शामिल होंगे, और जो CJI प्रधानमंत्री और विपक्ष नेता जो बोलेंगे उनके अलावा 2 नाम जो दिए जाएंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर हटा दिया था, और 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले जस्टिस कौल ने एक साक्षात्कार में कहा कि जो कॉलेजियम प्रणाली है वो कहीं ना कहीं एक तरफा प्रणाली है। जो लोग कॉलेजियम प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में किसे जज बनना है ये जजों का ही समूह निर्धारित करता है। यानी पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा या फिर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा निर्णय इसको आप समझिए। यानी कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार की इसमें कोई नीति कार्य नहीं करती है। कॉलेजियम के माध्यम से किसी नाम को, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी जज को नियुक्त करना है तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नीति के माध्यम से उस नाम को केंद्र सरकार के पास भेज देगा। अगर केंद्र सरकार उस नाम पर असहमति व्यक्त करता है तो वो नाम फिर से कॉलेजियम समिति के पास आ जाता है।
अब अगर दोबारा कोलिजियम समिति उस नाम को केंद्र सरकार के पास भेज देती है कि नहीं यही नाम ठीक है, तो फिर केंद्र सरकार बाध्य हो जाती है उनकी नियुक्ति करने के लिए। तो यही है कोलिजियम नीति, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये सुगबुगाहट भी हो रही है कि इसको चेंज किया जाए, इसको बदला जाए। इसी के लिए एनजेएसी का गठन किया गया था, जो अभी तक ठीक से कार्य करना शुरू भी नहीं कर पाया है। इसी को कोट किया है संजय किशन कौल ने, जो 25 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गृहिणियां बेरोजगार नहीं, घरेलू काम का भी आर्थिक मूल्य। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महिला की मौत पर मुआवजे की मांग के मामले में सुनवाई करते हुए गृहिणियों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है, ये स्टेटमेंट दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि गृहिणियां बिना कोई छुट्टी के 365 दिन घर का सारा काम करती हैं और निस्वार्थ भाव से करती हैं। यदि वही कार्य वो बाहर कहीं करें तो उसके लिए उनको पेमेंट देनी होती है, तो उन्हें कमाऊ के रूप में देखा जाना चाहिए। और न्यायाधीश ने एक गृहिणी की मौत पर करीब 6.5 साल बाद 6.5 लाख के मुआवजे पर यह निर्णय दिया है। और यह मामला जो है वो 2008 का है, जब बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम में एक सड़क दुर्घटना में लुफ्ता बेगम नामक एक महिला की मृत्यु हो गई थी। घटना को लेकर उसके पुत्र मीर शमीम ने वर्धमान मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मामला दायर किया था और मुआवजे के तौर पर उन्हें 1,89,500 रुपए दिए गए थे। गृहिणी के परिवार ने फिर से हाईकोर्ट में मामला दायर किया और जो 2008 से औसत आयु तक गृहिणी की संभावित कमाई की गणना करके मुआवजा मांगा कि अगर ये रिटायर होती तो इनको इतना मिलता। तो उस हिसाब से इन्हें 6,41,200 रुपए का मुआवजा देने का आदेश हाईकोर्ट द्वारा दे दिया गया, उपयुक्त बातें कह के कि गृहिणी बेरोजगार नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि राशि गृहिणी के संभावित मासिक वेतन 3,000 रुपए पर ब्याज दर की गणना करके निर्धारित की गई है। 1,89,500 रुपए उन्हें दे दिए गए हैं और जो बाकी शेष 4,51,700 रुपए हैं वो कंपनी अब उन्हें देगी। जाहिर सी बात है, कोई भी गृहिणी या फिर घर में हमारे जो माता जी हैं या फिर हम लोग के घर में और भी जितनी भी लेडीजें होती हैं, वो अगर बाहर की दुनिया में कार्य नहीं कर रही होती हैं तो घर पे ही इतना कार्य होता है। अगर उनको आंका जाए, उनके कार्य को आंका जाए तो उसकी वाकई में कोई कीमत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों को देगा पदोन्नति में आरक्षण। देखिए, केंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं या विकलांग हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 30 जून 2016 से नेशनल आधार पर विचार किया जाएगा। पदोन्नति जो नेशनल पदोन्नति पुरानी तिथि से की जाती है, लेकिन उसका जो लाभ है वो जब ज्वाइन किया जाता है उस समय से दिया जाता है। केंद्र के सभी विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में दिव्यांग कर्मचारियों को 30 जून 2016 से नेशनल आधार पर समूह ए के सबसे निचले पद पर पदोन्नति में आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। तो ये भी एक मामला अब उठा है। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये आरक्षण जो दिया जा रहा है वो सही है या फिर सीनियरिटी के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पोस्ट ऑफिस ने 3 महीने के लिए यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए ब्याज दरों को निर्धारित कर दिया है। हर 3 महीने में ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना को 8% से 8.20% कर दिया गया है। 3 साल की जो जमा होती थी एफडी उसको 7% से 7.1% कर दिया गया है। बाकी जितनी ब्याज दरें थी उनको पूर्ववत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फंड के कारण अटका बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम। देखिए, परियोजना पर काम कर रही कंपनी मांग रही क्षतिपूर्ति के 160 करोड़ रुपए। पीडब्ल्यूडी जारी नहीं कर रहा है राशि। ऑर्बिटेशन में कंपनी के पक्ष में हो चुका है फैसला। इस कॉरिडोर के निर्माण में देरी पर जांच के भी हुए थे आदेश। देखिए, बारामूला एलिवेटेड जो कॉरिडोर है फेज 3 के लिए
मिल चुकी जो 6000 वर्ग मीटर जमीन पर काम शुरू नहीं हो पा रहा है। फंड ना जारी हो पाने के कारण इस भाग में काम रुका हुआ है। परियोजना पर काम कर रही कंपनी L&T लोक निर्माण विभाग ने नुकसान भरपाई के लिए 160 करोड़ रुपए मांग की है, मगर विभाग पैसे देने में हिला हवाली कर रहा है। कंपनी आर्बिट्रेशन मुकदमा जारी कर चुका है। ऐसे में परियोजना अब और पिछड़ सकती है। 2014 में शुरू इसे होना था और 2017 तक कंप्लीट होना था, मगर जमीन को लेकर हो चुके विवाद से परियोजना पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप का नेता बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी की उस सिफारिश को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने राघव चड्ढा को अंतरिम तौर पर राज्यसभा में पार्टी नेता बनाने का मांग की थी, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह थे। संजय सिंह इस समय जेल में है, इसलिए इस मांग को खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य जिसमें उन्होंने बताया है कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ विकास की योजनाओं में लगे भारत, और ये विकास की योजनाएं जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं वो भारत के भविष्य को निर्धारित कर रही हैं। पीएम ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अगले साल दिसंबर में फिर मिलेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव की जीत को लेकर मोदी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में अपनी जीत और अर्थव्यवस्था के जल्द ही $5 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचने को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त दिखे। उन्होंने बोला कि 4 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को हमने अभी ही छू लिया है। लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने के लिए जमीन, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूल जैसे जो 5 सेक्टर हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य चल रहा है, और इस पर और सुगम किस तरीके से इसे बनाया जाए इस पर भी कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार की शाम प्रधानमंत्री ने संबोधन में ये सब बातें बोली हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सचिवों से भी कहा है कि वे अपने अपने राज्य में वोट बैंक की योजना से ऊपर उठकर समावेशी योजनाओं का लाभ लें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। और प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा है कि वे टैक्स संग्रह को बढ़ाने व लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करने के साथ जीएसटी चोरी रोकने के भी उपाय करें। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें कहा कि इस क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाना है और हमें इस पर ध्यान से कार्य भी करना होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलेट्स का डिजाइन बदल दिया गया है। भारतीय नौसेना के एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलेट्स का डिजाइन बदल दिया गया है। नौसेना ने एडमिरल्स के एपोलेट्स के लिए नया डिजाइन पेश किया है। एपोलेट्स में गोल्डन नेवी बटन, अष्टकोण, तलवार और टेलीस्कोप शामिल है। एपोलेट्स के लिए नए डिजाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 के दौरान की थी और बयान में कहा था कि डिजाइन नौसेना ध्वज से प्रेरणा लेता है और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित तत्व शामिल है। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत व विस्तारित कर रही है सरकार। मांडविया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी बना रही है सरकार। देखिए, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा है उसकी उन्नति और उसका विस्तार किस तरीके से किया जाए, सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। साथ ही चिकित्सकीय पेशेवरों की जो मांग है या कमी है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए इस पर भी कार्य किया जा रहा है, और नर्सिंग कॉलेज की संख्या, मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक व एक BSL-3 प्रयोगशाला की आधारशिला रखने के बाद सभी लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रयासों में राज्य को केंद्र के साथ सहयोग का आश्वासन दिया और विभिन्न जिलों में 7 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उन्होंने आगे बोला कि केंद्र सरकार देश के स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत और विस्तारित करके स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना रही है। साथ ही चिकित्सा पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए चिकित्सा संसाधन भी बना रही है। और इस क्षेत्र में आयुष्मान भव अभियान के दौरान 4.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, इस पर भी उन्होंने वक्तव्य दिया है। राष्ट्रपति ने CEC
और ईसी की नियुक्ति से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति में ये निश्चय हुआ था कि अब इनकी जो नियुक्ति है वो कानून मंत्री के अधीन एक समिति करेगी। अभी तक जो कार्मिक विभाग था वो इनकी नियुक्ति करता था, लेकिन अब ये मंत्रालय के अधीन चला गया है मामला, और इसमें एक पैनल होगा जिसमें विपक्ष के भी नेता शामिल होंगे। हालांकि विपक्ष के नेता अभी भी शामिल होते थे, लेकिन अब जो होगा ये प्रारूप थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि इसमें पूरी समिति निर्णय लेगी। तो क्योंकि अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं इसमें भी कोलिजियम नीति का ही प्रावधान था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कतर मामले में कानूनी परामर्श के बाद उठाएंगे अगला कदम, ये स्टेटमेंट दिया है बागची ने। बागची ने बोला है कि कतर जो मामला है उसमें हमें कहीं ना कहीं जीत हासिल होती जा रही है। कतर में भारतीय नौसेना के जो 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उसकी अपीलीय न्यायालय द्वारा कैद की सजा में बदले जाने के बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि अदालत के फैसले का अध्ययन करने और कानूनी परामर्श के बाद मामले में अगला कदम उठाया जाएगा। कतर के अपीलीय न्यायालय ने पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की तरफ से दायर मामले में सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों को गुरुवार को राहत दी थी, और पता चला था कि जो इन्हें सजा दी गई है उसकी जो अवधि है वो 3 साल से 25 साल तक की हो सकती है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर के एक न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने की कोशिश भारत सरकार ने शुरू की थी, और विदेश मंत्रालय इसमें पूरी तरीके से अपनी जो ताकत है वो झोंके हुए था, और इसमें उन्होंने अभी फिलहाल में सफलता हासिल की है। और कल भी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि कतर और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है। अगर इन्हें सजा ये 3 से 25 साल वाली भी मिल जाती है तो उनको भारत, जो बाकी उनकी सजा है वो भारत के जेलों में काटने की अनुमति होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रत्यर्पण संधि न होने की आड़ में हाफिज को सौंपने से पाक का इनकार। देखिए, पाकिस्तान ने प्रत्यर्पण संधि न होने की आड़ में लश्कर तोयबा के सरगना और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मामले में वांछित हाफिज सईद को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया है, और बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंपा जा सकता है। वायुसेना प्रमुख ने 2 फ्रंटलाइन परिचालन अड्डों का दौरा किया है। वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने शुक्रवार को पश्चिमी क्षेत्र के 2 फ्रंटलाइन परिचालन अड्डों का दौरा किया। चौधरी ने वायु सैनिकों से बातचीत की और उन्हें देश की आसमान की रक्षा करने के लिए सतर्कता बनाए रखने को प्रोत्साहित किया। इस माह की शुरुआत में वायुसेना प्रमुख ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित मेंटेनेंस कमांड एंड इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेटिव लिमिटेड के मुख्यालय का भी दौरा किया था। ऑस्ट्रेलियाई उप उच्चायुक्त मैककैफ्रे ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त निकोलस मैकफ्रेक ने अलग अंदाज में भारत में अपने कार्यालय की शुरुआत की है। वह शुक्रवार को ऑटो रिक्शा चलाते नजर आए। उन्होंने यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया है। अब ये न्यूज़ और ये व्यक्ति इसलिए भी थोड़ा सा हाईलाइट हुए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो FTA है भारत का वो बढ़ गया है। इन आंकड़ों की बात हम बिजनेस पेज पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सड़क परियोजनाओं से खत्म होगा शहरों का कचरा। 10,000 हेक्टेयर जमीन कूड़ा जमा करने वाली जगहों में फंसी हुई है और 2,304 डंपिंग साइटों पर जमा है 1,700 लाख टन कूड़ा। देखिए, शहरों में हर दिन निकलने वाले ठोस कचरे का निस्तारण बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। इससे निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्गों के निर्माण में कचरे के प्रयोग का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके तहत आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। यह मिशन शहरों को ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सहायता देने पर आधारित है। करीब 10,000 हेक्टेयर जमीनों पर कूड़ा जमा है और जमीनें फंसी हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBM का आकलन बताता है कि करीब 1,700 लाख टन कूड़ा 2,304 डंपिंग साइटों पर जमा है और जो सड़क निर्माण में कार्य आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, जिस पर आतंकवाद की जड़ को मिटाना जरूरी है, और
यदि हमें जम्मू कश्मीर में आतंक की समस्या का स्थायी हल चाहिए तो नियंत्रण रेखा को बदलने का मन भी बनाना होगा। और यह आर्टिकल लिखा है काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक दिव्य कुमार सोती द्वारा। उन्होंने आर्टिकल में बताया है कि जिस तरीके से 21 दिसंबर को पुंछ के घने जंगलों में एक तीखे मोड़ पर भारतीय सेना के वाहनों पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इस घटना में 2 जवानों के जो शरीर हैं वो छत विछत पाए गए। इससे हमें कारगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी जवानों की निर्मम हत्या और उनके शवों को छत विछत किए जाने की याद ताजा हो जाती है। पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा ऐसी घटनाओं को अक्सर अंजाम दिया जाता है, जिसका भारतीय सेना की ओर से लोकल कमांडर स्तर पर समुचित जवाब भी दिया जाता है। लेकिन पुंछ राजौरी की घटना नियंत्रण रेखा के काफ़ी भीतर है। जो अभी घटना हुई है वो काफ़ी भीतर है। 21 नवंबर को राजौरी के कालाकोट में इसी प्रकार घात लगाकर किए गए हमले में सेना के 2 कैप्टन और 4 सैनिक शहीद हो गए थे। 5 मई 2023 को एक आतंकवादी हमले में विशेष दल के 5 पैरा कमांडो ने वीरगति प्राप्त की थी। 20 अप्रैल 2023 को भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इस साल की शुरुआत से ही जिहादी आतंकवादी द्वारा राजौरी के डांगरी गांव में जिस तरीके से 5 हिंदुओं को निशाना बनाया गया, सीआरपीएफ को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सीआरपीएफ की तैनाती भी ज़्यादा की गई है वहाँ पर हालांकि, लेकिन फिर भी छोटे मोटे हमले जो हैं ये रुक नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से लश्कर और जैश के आतंकवादियों ने पुंछ राजौरी क्षेत्र में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर फैले घने जंगलों में ठिकाने बना रखे हैं। यहाँ वे पहाड़ियों में बनी गुफाओं और जंगलों के बीच बसे गांवों में कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से छुप जाते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। ये क्षेत्र हाजी पीर दर्रे से लगता है जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के मुख्य मार्गों में से एक है। अगर हम बात करें 1947 की, तो यहाँ लिखा गया है 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने घुसपैठ के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया था और उस समय कबायली आतंकवादी पुंछ राजौरी तक घुस आए थे और उनका साथ स्थानीय आतंकवादियों ने भी दिया था। जिस दिन महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर में भारत जो गणराज्य है उसमें विलय होने पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को स्थानीय जिहादी नेता सरदार इब्राहिम खान पाकिस्तान के समर्थन में तथाकथित आज़ाद सरकार की स्थापना कर रहे थे। तो ये भी एक वे इब्राहिम खान के जिहादी रिसाले का हिस्सा बन गए जो द्वितीय विश्व युद्ध से जो लोकल सैनिक थे हमारे वो लौट कर आए थे। तो एक तरीके से पक्ष जो है उनका ही भारी हो गया था। भारतीय सेना का मानना है कि हाल के हमलों को अंजाम देने वाले अधिकांश आतंकी अफगानिस्तान में जिहादी अभियानों से लौटने वाले हो सकते हैं। प्रश्न ये है कि भला विदेशी आतंकी घने जंगलों में बिना किसी स्थानीय सहायता के महीनों काट कैसे सकते हैं, रह कैसे सकते हैं। हालांकि सघन तलाशी अभियान भी इसमें चलाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा, लेकिन आतंकियों को फिर भी कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। बल्कि गुलाम कश्मीर वापस लौटना भी इतना आसान नहीं है इस समय, क्योंकि बर्फबारी का वहाँ पर माहौल होता है। घुसपैठ और निकासी के लिए अधिकतर स्थानीय जो घुमंतू बकरवाल जनजाति होती है, चरवाहे होते हैं, वे बतौर गाइड का काम करते हैं इन आतंकवादियों के लिए। हालांकि ये भारतीय सेना के लिए भी मुखबरी का काम करते हैं क्योंकि ये कट्टरपंथी होते हैं। तो हालांकि भारतीय सेना से भी इनको सहयोग मिलता है और लगातार आतंकी हमलों के बाद सेना की 2 और ब्रिगेड को पुंछ और राजौरी भेजने की चर्चा है और इसमें 2002 और 2003 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पीर पंजाल के पहाड़ियों में बने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सर्प विनाश की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उस ऑपरेशन में स्थानीय जनजाति नेता अफजल दीन ताहिर के लोगों ने भी भारतीय सेना का साथ दिया था, जिसमें 78 सैनिक मारे गए थे और उनके 73 ठिकाने नष्ट किए गए थे। उस समय करीब 200 आतंकी वापस गुलाम जम्मू कश्मीर भागने में सफल भी रहे थे। आगे अगर हमें समस्या का स्थायी हल चाहिए तो नियंत्रण रेखा को बदलने का मन बनाना ही होगा, अन्यथा आतंकी हमले हमारे लिए सिरदर्द बने रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। इसमें बताया गया कि आज दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के साथ साथ निवेश के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल लिखा है
एमएसएमई मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाव में अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। उन्होंने यहाँ पर मोदी सरकार की एक तरीके से तारीफ की है और बताया है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के नतीजे अब दिखने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल, दवा, रक्षा, खिलौने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2022-23 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ है। इस समय सैमसंग और एप्पल सहित कई वैश्विक ब्रांड भारत में मोबाइल फोन का विनिर्माण कर रहे हैं। गूगल भी भारत में मोबाइल विनिर्माण की पहल कर चुका है। देश में बिकने वाले मोबाइल फोन में से 97% स्मार्टफोन देश में ही निर्मित किए जा रहे हैं और ये उपलब्धि मोदी सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना के कारण हुई है। एप्पल के अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रभावों को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ सरकार ने कई घरेलू कंपनियों के प्रस्तावों को भी मंजूरी इसमें प्रदान की है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां भी अब भारतीय कंपनियों से स्मार्टफोन बनवाने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी डिक्सन चीनी मोबाइल फोन निर्माता शाओमी के लिए स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया है। डिक्सन कंपनी हर साल 2.5 करोड़ स्मार्टफोन उत्पादन की क्षमता रखती है और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्माण में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का परिणाम है कि दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में अपने कारोबार बढ़ाने के साथ साथ देश भर में निवेश के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं भारत को। और उल्लेखनीय यह है कि मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में मोबाइल हैंडसेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसने भारत में एक मजबूत स्वदेशी मोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता की और बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित किया। इसने कंपनियों को आयात से विनिर्माण की ओर बढ़ने में मदद की। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 में जहां मात्र 2 मोबाइल फोन कंपनियां थी, वहीं आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो होगी बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि जिस तरीके से 2023 में सेंसेक्स ने, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उन्होंने 18.73% का रिटर्न दिया है। तो ये सिलसिला आने वाले समय में भी जारी रहेगा। हालांकि इस शेयर मार्केट की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होती है, इसको स्किप करेंगे। $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला बनी फ्रांसुआ माएज। दुनिया की सबसे अमीर महिला फ्रांस की फ्रांसुआ बेटनकॉट मायज जो 70 वर्ष की हैं, एक और उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है। $100 अरब की नेटवर्थ तक वो पहुंच गई हैं। मायज यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की होल्डिंग कंपनी टीथाइस की चेयरपर्सन है और लॉरियल ग्रुप में इनकी 65% की हिस्सेदारी है। ये सारी बातें द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉरियल की स्थापना जो है वो बेटनकॉक मायज के दादा यूजिन यूलर ने 1909 में की थी। और सबसे ज़्यादा जो गार्जियन के मुताबिक, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति जो हैं वो एलन मस्क हैं, जिनकी $232 अरब की संपत्ति है। तीसरी और चौथी तिमाही में भी जारी रहेगी विकास दर। देखिए, अक्टूबर और नवंबर में वाहन बिक्री में तेजी और बढ़ती बिजली खपत जैसे संकेत चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। वित्त मंत्रालय की जारी छमाही रिपोर्ट आर्थिक जो समीक्षा है 2023-24 में कहा गया है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव और लगातार भू राजनीतिक तनाव के चलते सप्लाई चेन में फिर से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों से विकास दर में गिरावट का जोखिम पैदा होता है। हालांकि घरेलू आर्थिक वृद्धि, इनपुट लागत का कम दबाव और स्पष्ट सरकारी नीतियां इसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। सितंबर 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही में 7.6% की आर्थिक वृद्धि दर में जो है वो वृद्धि दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA रोजगार परक सेक्टर को लाभ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया मुक्त व्यापार समझौता पर पिछले साल 29 दिसंबर से अमल शुरू हुआ था। गत एक साल में कई रोजगार परक सेक्टर को इसका लाभ भी मिला है। इस साल अप्रैल-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया को होने वाले वस्तु निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
इस अवधि में 5.8 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया से इस अवधि में 11.14 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। हालांकि इस साल अप्रैल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 19% की गिरावट भी दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हुआ था और इसके मुताबिक प्रेफरेंशियल लाइंस वाले निर्यात के साथ यह निर्यात बढ़ोतरी 17.8% की हो गई है। ये प्रेफरेंशियल लाइंस क्या होता है? देखिए, प्रेफरेंशियल लाइंस उन वस्तुओं और सेवा को शामिल किया जाता है जिनके व्यापार पर दोनों देश शुल्क को खत्म कर देते हैं। सपोज करिए जैसे हमें किसी चिप को ऑस्ट्रेलिया में निर्यात करना है और किसी दूसरी वस्तु को आयात करना है, तो ये उस पर जीरो टैक्स होगा, यानी कि फ्री में उसका आदान प्रदान होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, कि चिनफिंग ने डोंग जुन को बनाया चीन का नया रक्षा मंत्री। महीनों तक रक्षा मंत्री ली शांगफू के लापता रहने के बाद चीन ने शुक्रवार को इस पद के लिए डोंग जुन, जो 62 वर्ष के हैं, नाम का ऐलान किया है। जुन चीन की नौसेना के प्रमुख हैं। जुन की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। जून को दक्षिण चीन सागर मामले का विशेषज्ञ माना जाता है। जून को, जिसे लेकर चीन की भारत सहित शेष विश्व के साथ तनातनी चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हमास और इजराइल इस युद्ध में स्किप करते हैं। रूस ने जयशंकर ने टैगोर के नाम पर बने विश्वविद्यालय का किया भ्रमण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर में स्थित नोबेल पुरस्कार विजेता की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। टैगोर ने रूस में काफ़ी समय बिताया है और वह यहाँ की संस्कृति और साहित्य परंपराओं से प्रभावित थे। यात्रा के दौरान उनके द्वारा लिखित पुस्तक लेटर्स ऑन रशिया उस समय के सोवियत रूस के परिदृश्य का वर्णन करती है। चलिए, तो ये आज का 30 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।